बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि हार तस्लीम कर ली है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने, और इसका आगाज़ हुआ पंजाब हुकूमत से। पंजाब की जो टिकटॉक हुकूमत है उन्होंने सबसे पहले हार तस्लीम की। उन्होंने बड़ी कोशिश की मुकाबला करने की सोशल मीडिया पे, बड़ी उन्होंने गालम गलोच भी की, बड़ी बदतमीज़ी भी की, उनके वज़रा तक गालियाँ निकालते रहे, ख़वातीन को आगे करते रहे, सब कुछ करके देख लिया, पैसा खर्च करके देख लिया, मीडिया सेल्स बनाकर देख लिए, बाकी पार्टियों के साथ कंसोर्शियम बनाकर देख लिया, बेशुमार इन्वेस्टर्स की करवा के देख ली, बहुत सारे बोट्स खरीद के देख लिए, सॉफ्टवेयर बैनुल-अक़वामी सतह पे हासिल करके देख लिए, सारा कुछ करके देख लिया। लेकिन वो सोशल मीडिया पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या एक आम पाकिस्तानी का मुकाबला नहीं कर पाए। जब मुकाबला नहीं कर पाए तो फिर हुक्म सादिर हुआ कि जनाब इस मैदान में मुकाबला नहीं किया जा सकता, लिहाजा यानी एम्पायर को मिलाकर भी मुकाबला नहीं हो पा रहा, FIA को साथ मिलाकर भी मुकाबला नहीं हो पा रहा। सारा कुछ करने के बावजूद यानी खुद गालम गलोच करते रहे तो कोई कानून लागू नहीं होता। दूसरा शख्स सिर्फ सवाल उठाए तो उसको जेल में ठूस दिया जाता है। यानी 3 दर्जन मुकदमात का सामना करने के बावजूद मेरे ऊपर ये एक भी जुर्म साबित नहीं कर सकी आज तक हुकूमत, PDM की हुकूमत एक भी जुर्म साबित नहीं कर सकी। वो इसलिए नहीं कर पाई कि मैंने कुछ ऐसा कहा ही नहीं जिसको ये गलत साबित कर सके। किसी एक ख़बर को, किसी एक चीज़ को गलत साबित करते कि ये झूठ था, ये गलत था, या यहाँ पे इसने लिमिट या लाइन क्रॉस की है तो कर लेते। कुछ भी नहीं कर पाए। तो अब एक नया रास्ता ढूंढा, यानी सहाफ़ियों को काबू करने के लिए ख़ास तौर पे, और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं उनको काबू करने के लिए आम तौर पे इन्होंने एक नया तरीका ढूंढा और एक बिल लेकर आ गए। उसका नाम रखा हत्तके इज़्ज़त कानून 2024। इसको ऐवान में पेश कर दिया है, और वो पंजाबी में कहते हैं ना कि नस गए जे। यानी आपको याद होगा अशरफ गनी वक्त से पहले भाग गया था। अफ़गानिस्तान में अभी तालिबान का पूरी तरह कब्ज़ा नहीं हुआ था और अशरफ गनी मुल्क छोड़कर भाग गया था। तो वहाँ पे पहली मरतबा मैंने ये जुमला इस्तेमाल किया था कि नस गया जे। तो इसी तरह नवाज शरीफ की पार्टी एक दफ़ा फिर नस गई जे। उसकी वजह यह है कि वो मुकाबला नहीं कर पाए, उनके आसान ख़ता हो गए, और अब वो एक ऐसा कानून लेकर आ रहे हैं जिसके ज़रिए से वो मुखालिफिन को चुन चुन कर मारेंगे। मेरा तो ये कहना है कि सख्त से सख्त कानून भी है ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो सब के ऊपर लागू हो तो। यानी यही कानून नवाज शरीफ पे भी लागू होना चाहिए। यही कानून जो है, जो इस वक्त वज़ीर इत्तलाआत है पंजाब, उसके ऊपर भी लागू होना चाहिए। यही कानून जो है वो दोनों मरियमों के ऊपर भी लागू होना चाहिए। टिकटॉक हुकूमत के ऊपर भी ये कानून लागू होना चाहिए, और फिर मीडिया पे भी लागू करें, आम पाकिस्तानियों पे भी लागू करें, जितने सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं उन पे भी लागू करें। लेकिन एक्चुअली कानून लाया जा रहा है अपने मुखालिफिन को कुचलने के लिए। ये अंदेशा पाकिस्तान की सहाफ़ती बरादरी को भी है, और ये अंदेशा पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी और वकला को भी है, और ये मामला कोर्ट में चैलेंज भी होगा। मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान ने बिल पेश कर दिया। इसके ऊपर उन्होंने कहा था मीडिया से मुशावरत करेंगे। मुशावरत क्या करनी थी, मीडिया ने कुछ तजावीज़ भी दी और टाइम भी इनसे गेन करने के लिए कहा कि अभी रुकें आप, इतनी जल्दी आपको क्या है, क्योंकि इन्होंने एक ऑपरेशन करना है और जल्द अज जल्द करना है। लिहाजा फौरी तौर पर इन्होंने इस बिल को जो है वो असम्बली के अंदर पेश कर दिया, इस कानून को। अब वो कह रहे हैं कि यूट्यूब, टिकटॉक, एक्स जिसको आप ट्विटर भी कहते थे पहले, और फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनके ज़रिए जितनी भी खबरें आएंगी ना उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। खबरों पे क्यों लिया जाएगा? सिर्फ सहाफ़ियों को टारगेट करने के लिए आप लफ्ज़ खबर का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्चुअली तो अभी जो नवाज शरीफ ने कहा थोड़े दिन पहले, नवाज शरीफ ने तारुल कादरी पे इल्ज़ाम लगाया कि तारुल कादरी ने उस वक्त के DG ISI के साथ मिलकर एक साजिश की लंदन में बैठ के, और उसके तहत वो निकला और उसने नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। तो तारुल कादरी ने कहा जी मैं तो ऐसा कुछ किया ही नहीं और ना मेरी कोई मुलाकात हुई उसके साथ, साबित कर दे मियाँ साहब। तो तारुल कादरी साहब क्या इस कानून के तहत नवाज शरीफ पे केस कर सकेंगे? मेरा सादा सवाल है। अगर तो ये कानून ठीक है ना तो फिर नवाज शरीफ साबित करे अदालत में कि तारुल कादरी ने उस वक्त के DG ISI से मुलाकात की थी, और मुलाकात करने के नतीजे में वो एक एहतजाजी तहरीक लेकर पहुंच गए थे D चौक। साबित करें, नवाज शरीफ से आगाज़ करते ना इसका। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि सिर्फ मुखालिफिन को कुचलने के लिए एक कानून है, और वो इसको बड़ा ब्रूटली इस्तेमाल करने जा रहे हैं। सहाफ़ी जो है वो इसके ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए हैं, और सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से बिल मौखर करने की जो तजवीज़ थी उसको मुस्तरद कर दिया गया है। सहाफ़ती तंजीमों ने वज़ीर इत्तलाआत पंजाब से भी मुलाकात की,
और ये कहा था कि आप रुक जाएं। सहाफ़ती तंजीमें बिल से मुताल्लिक अपनी तजावीज़ देना चाहती थी। अपोजिशन ने भी 10 से ज़ायद तरामीम असम्बली में जमा करवाई थी, लेकिन अपोजिशन ने भी इसको मुस्तरद किया है और वज़रा और सहाफ़ियों के दरमियान मुज़ाकरात भी नाकाम हो गए। हुकूमत ने 4 अपने MPA भेजे थे और दूसरी जानिब जो है वो काज़िम खान साहब, जो ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स जो पूरा एक अलाइंस एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट हैं, वो और उनके अलावा सदर प्रेस क्लब अरशद अंसारी, उनसे इन्होंने मुलाकात की थी और दीगर सहाफ़ियों ने हत्या के इज़्ज़त बिल पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। अरशद अंसारी साहब ने कहा ये आपने बड़ी ज़्यादती की है, अगर आप बिल मौखर नहीं करेंगे तो हम अपना एहतजाज भी मौखर नहीं करेंगे। सहाफ़ी कह रहे हैं कि अब हम एहतजाज करेंगे। नॉर्मली मैंने ये देखा है कि हमारे जो सहाफ़ती बॉडीज़ हैं वो नाकाम रहती हैं ऐसी चीज़ों को रोकने में। अब होना तो ये चाहिए कि सहाफ़ी बैठ जाए भूख हड़ताली कैंप लगा के, मैं खुद वहाँ पे हाज़िर हो जाऊँगा और वहाँ बैठेंगे इस काले कानून के ख़िलाफ़ और इसको रोकने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इस पे जो है ना, पहले इन्होंने पंजाब में इसको टेस्ट करना है और उसके बाद यही कानून ये वफाक में भी लेकर आएंगे और उस पर जो है वो वज़ीर कानून ने बता दिया कि इस पर काम हो रहा है और शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में इसको भी आगे बढ़ाया जाएगा। ये पंजाब में जैसे ही ये मॉडल आएगा, चंद दिनों के बाद आप देखेंगे वफाक के अंदर भी ये मॉडल आएगा और उसका इशारा वज़ीर कानून ने दे दिया है। वज़ीर कानून ने एक और बात भी की और देखें उस पर मुझे ज़रूर बात करनी है, वो इसलिए कि एक सहाफ़ी और एक शायर है अहमद फरहाद साहब, वो गायब है और ये बड़ा संजीदा नौइयत का मामला है। यानी कोई शख्स अपने घर से उठा लिया जाता है और पुलिस सिर्फ इतना कह के कि हमने FIR दर्ज कर दी है, फारिग हो जाती है, तो इससे तो कुछ नहीं होगा। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे वालिद साहब ने मुझे बताया कि IG पंजाब जो है वो जाता था अदालत में और वो कोशिश करता था कि जी लापता अफराद की लिस्ट में इमरान रियाज को डाल दें आप। वहाँ पे जज साहब को कहता था हाई कोर्ट में खड़ा होकर कि लापता अफराद की लिस्ट में इमरान रियाज को आप डाल दें ताकि ये मामला खूह खाते चला जाए, वो कभी वापस आए या ना आए, ये बस फिर छोड़ दें इसको, आप बस केस क्लोज करें। तो IG तो ये चाहता था। इस्लामाबाद पुलिस का रवैया भी अहमद फरहाद के केस में इससे मिलता जुलता है। अब चंद दिन हो गए हैं वो नहीं मिल रहे और दबाव डाला जा रहा है मीडिया के ऊपर लगातार कि इनके बारे में बात ना करें। जो मीडिया वाले इनके बारे में बात करते हैं वो भी दबाव का शिकार है, उनकी फैमिली है उनको भी दबाव में डाला गया। मुबैना तौर पे उनको कॉल आती है कि जनाब आप अपना केस वापस ले लें कोर्ट से, तो जो है वो अहमद फरहाद वापस आ जाएगा हफ्ते वाले दिन तक। लेकिन फिर अहमद फरहाद वापस नहीं आया तो फिर केस भी वापस नहीं हुआ। केस फ़िलहाल चल रहा है और जज साहब ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए हैं, स्पेशली ISI के ऑफिसर्स को लेकर, एजेंसीज़ के किरदार को लेकर और इंतज़ामिया के किरदार को लेकर उन्होंने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए हैं। अब इस पे जो है वो आज़म नज़ीर तारड़ साहब कह रहे हैं कि वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा गया कि सेक्रेटरीज़ मुतमईन नहीं करेंगे तो वज़ीर आज़म और पूरी काबीना को यहाँ बिठाएंगे। ये तरीका गैर मुनासिब रहा है, अदालती मामलात आइन के मुताबिक हल होने हैं। ये कहा गया काबीना का इजलास यहाँ होगा, तकलीफ़ दे चीज़ें हैं। मिसिंग पर्सन के हवाले से सिक्के के दोनों रुख देखने चाहिए। और भाई मिसिंग पर्सन आप किसको कहते हैं? क्या अहमद फरहाद कोई दहशतगर्द है, कोई बम रखता हुआ पकड़ा गया है, या कहीं बॉर्डर क्रॉस करके आ गया था, या कोई रॉ का एजेंट है? वो भाई उसको कैसे आप मिसिंग पर्सन कह सकते हैं? वो तो एक शायर है, एक अदीब है, एक लिखारी है, एक सहाफ़ी है। उसका क्या ताल्लुक़ दहशतगर्दी से? इस तरह के लोगों को आप मिसिंग पर्सन किस खाते में आप डाल रहे हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब? मुझे हैरत होती है। वक्त से पहले इतनी सख्त बातें एक सांस में कह देना जुडिशरी के मुताबिक नहीं है। आज पाकिस्तान को दहशतगर्दी के चैलेंजेस का सामना है। अफवाज पाकिस्तान ने दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। ये वक्त सबको इकट्ठे बैठकर मुल्क को आगे ले जाने का है। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि मुल्क में वाक़यात होते हैं, हर इदारा अपने दायरे कार में रहकर काम करे, यही आइन और कानून की मंशा है। सियासतदान, सरकारी अफसरान, अदलिया समेत सब तहम्मुल का मुजाहरा करें। हम सब ने तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करना है। मुनसिफ तो तहम्मुल मिजाज होता है? नहीं जी नहीं, मुनसिफ जो है ना वो सिर्फ इंसाफ फराहम करता है। मुनसिफ का मिजाज इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि इंसाफ की फराहमी में कितनी रुकावटें डाली जा रही हैं। जब वो देखता है कि इंसाफ की फराहमी नहीं हो रही तो फिर मुनसिफ का रवैया तल्ख भी होता है। और ये तारीख़ी नौइयत की चीज़ है, मैं कोई नई चीज़ नहीं बता रहा। आज़म नज़ीर तारड़ साहब इस बात को समझते हैं। उन्होंने कहा तासुर दिया जा रहा है कि इदारों में टकराव है। अगर वज़ीर आज़म और काबीना को सामने बिठा दिया जाएगा तो ये गैर मुनासिब बातें हैं। जजेस का अपना कोड ऑफ कंडक्ट है। अगर अस्करी, दिफाई, वज़ीर आज़म और काबीना के काम कोर्ट रूम में चलेंगे तो फिर निज़ाम कैसे? भाई आप ही का तो काम है, बंदा ढूंढ के लाएं, लाकर अदालत में पेश करें। सबको पता है बंदा कहाँ है। जज साहब कह रहे हैं, अपने मुंह से कह रहे हैं, जज साहब उनकी फैमिली भी कह रही है, तो अब बंदा तो लाना पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि मिसिंग पर्सन का मसला आज का नहीं 4 दहाइयों का मसला। फिर मिसिंग पर्सन कह रहे हैं बार बार, वो मिसिंग पर्सन नहीं है, वो एक शायर है बेचारा। अब जो मिसिंग पर्सन पहले गायब हैं उनके साथ भी हमें हमदर्दी होती है। वो इसलिए होती है कि जब आम आदमी गायब हो रहे हैं, आम पाकिस्तानी गायब हो रहे हैं जिन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, तो बहुत मुमकिन है कि जो इससे पहले पकड़े गए हैं या गायब किए गए हैं वो भी बेचारे बेगुनाही गायब किए गए हैं। और जिसको भी पकड़ना है कानून के दायरे में पकड़े ना, जिसको भी पकड़ना है उसको अदालत में पेश करें, जिसको भी पकड़ना है। जो कानून आप चाहते हैं इस मुल्क में बन जाता है। क्या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर इस मुल्क में कोई कानून बनता है? नहीं बनता। क्या एस्टेब्लिशमेंट कोई कानून बनाना चाहे और उस कानून का रास्ता रोका जा सकता है? नहीं रोका जा सकता। तो कानून बनाए, बंदे पकड़े, अंदर डालें, साबित करें। अब बंदे के खिलाफ सबूत कोई नहीं है, बंदे ने जुर्म किया कोई नहीं है, सिर्फ बंदा इस वक्त सूट नहीं कर रहा तो बंदा पकड़ के गायब। तो ये जो चीज़ें हैं ये तकलीफ दे है। लेकिन आज़म नज़ीर तारड़ साहब जिस तरह की बातें कर रहे हैं ना, तहम्मुल वाली, सब्र वाली, अगर आज़म नज़ीर तारड़ साहब कभी गायब हो गए ना, या उनका फैमिली का कोई मेंबर गायब हो गया, तब मैं उनसे पूछूंगा कि तहम्मुल का मुजाहरा वो करते हैं या नहीं करते, या उनके आसपास जो लोग हैं या उनके अपने जो लोग हैं वो उस वक्त अदलिया को तहम्मुल का मुजाहरा करने का कहते हैं या नहीं कहते। आप एक बीवी को कह रहे हैं कि तहम्मुल का मुजाहरा करें, आप उसकी फैमिली को कह रहे हैं कि तहम्मुल का मुजाहरा करें, आप बाकी उन सहाफ़ियों को कह रहे हैं जिन सबको ख़तरा है कि उनको भी गायब कर दिया जाएगा कि वो भी तहम्मुल का मुजाहरा करें। तो ये मुश्किल होता है। वज़ीर कानून जो है उन्होंने बहुत अजीब बात की है। इस्लामाबाद के अंदर नाज़रीन वो जो केस चल रहा था ना, उसके ऊपर आ जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है और ये काफ़ी आगे निकल गया है। फार्म 45, फार्म 46 और फार्म 47 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी सुन रहे हैं। उन्होंने कहा था कि कल की तारीख दी हुई थी 20 तारीख, उन्होंने कहा था कि 20 तारीख तक सारा रिकॉर्ड लेकर तमाम उम्मीदवार जो जीतने वाले भी हैं वो अपने फार्म 46, 45, 47 ला के यहाँ पर जमा करवाएं। लोगों ने जमा ही नहीं करवाए और हीले बहाने शुरू कर दिए। तो अब जज साहब ने बड़ा सख्त ऑर्डर दिया है। उन्होंने कहा तीनों हलकों NA 46, NA 47 और NA 48 ये तीनों इस्लामाबाद के हलके हैं। और याद रखिए इन हलकों पे एक ऑडिट रिपोर्ट आ चुकी है जिसके मुताबिक 70-70, 60-60 हज़ार की लीडें हैं जो तब्दील की गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत को PMLN की जीत में कन्वर्ट किया गया है। अच्छा, अब जो समाअत की गई है उसमें इलेक्शन कमीशन के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि हम अदालत की मुआवनत करेंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिमार्क्स दिए कि फार्म 45, 46, 47 की मुसद्दका नकूल तस्दीक करके जमा करवा दें। जब मुसद्दका कापियाँ आ जाएंगी तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जब इलेक्शन कमीशन मुसद्दका नकूल देगा तो उसकी अहमियत होगी। अच्छा, एक और बड़ी अहम चीज़ है इसमें, शुएब शाहीन ने कहा कि जो टेम्परिंग हुई है इसको देखना होगा। नकूल से वो जांचना मुमकिन नहीं है, जो नकलें आएंगी उससे जांचना मुमकिन नहीं है। जिस पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिमार्क्स दिए कि असल दस्तावेज़ात भी आ जाएंगी, अभी सिर्फ इसकी कापियाँ मंगवाई हैं। हर पार्टी को दरख्वास्त देने का, एतराज़ दायर करने का हक है। हमने सबको सुनना है। अगर आप दलाइल देना चाहते हैं तो ठीक, वरना इनकी मुसद्दका नकूल आने दें, पहले वो देख लेते हैं। जज साहब, मुझे लगता है जज साहब घेर रहे हैं, सारा रिकॉर्ड मंगवा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद मेरी इतला के मुताबिक एक तो जज साहब ने ये किया कि तीनों केसेस को अलग अलग दिन पे शिफ्ट कर दिया। एक कौमी असम्बली के हल्के का केस एक दिन, दूसरे का दूसरे दिन, तीसरे का तीसरे दिन, यानी रोज़ाना लितरॉल होनी है PMLN की इस्लामाबाद में, रोज़ाना होनी है। यानी अब जान छुड़ानी है तो फिर जल्दी करनी पड़ेगी, वरना रोज़ की बुनियाद के ऊपर जो है वो इस केस में लितरॉल होनी है। वजह यह है कि यहाँ पे 2 नंबरी बहुत की गई है। फार्म 47 के ऊपर उन लोगों को जितवा दिया गया जो एक्चुअली हारे हुए हैं। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि जिसने भी गलत बयानी की उसके खिलाफ 193 के तहत कार्रवाई होगी और वो जेल जाएगा, ये भी उन्होंने कहा। अच्छा, इसमें हलफ देना पड़ेगा। और हलफ क्या देना पड़ेगा? यानी हलफ आपको पता है, हलफ देंगे, हलफ दे के झूठ तो नहीं आप बोल सकते। अगर आप हलफ देकर झूठ बोलेंगे तो आपका ईमान जाएगा, और अगर आप सच बोलेंगे तो आपकी सीट जाएगी। तो दोनों चीज़ें या तो आपकी एक साथ जाएंगी या दोनों चीज़ें आपकी एक साथ बचेंगी। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर कोई सच बोल दे और वो ये कहे कि जनाब मैं अपना ईमान बचाता हूँ, ये सीट जनाब मैंने धांधली से ली हुई है, तो सीट गई, ईमान उसका बच जाएगा। लेकिन अगर वो बेईमानी करेगा, झूठ बोलेगा, तो सीट तो फिर भी जानी है और ईमान भी जाना है। बहरहाल ये मामला अब जो है जज साहब ने फंसा दिया सबको। और इसमें एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो तहरीक लब्बैक के लोग, जमात इस्लामी के लोग और मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब, ये भी अपने अपने फार्म 45 इकट्ठे करके इन्होंने रखे हुए हैं। ये अपने फार्म 45 लेकर आएंगे, इलेक्शन कमीशन अपने फार्म 45 लेकर आएगा। जब अदालत ये देखेगी कि 3-4 जमातों के फार्म 45 एक जैसे हैं और जो इलेक्शन कमीशन ने फार्म 45 जमा करवाए हैं वो फार्म 45 अलग तरह के हैं,
तो फिर कौन जीतेगा? यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो धांधली या जो 2 नंबरी फॉर्म 45 के साथ की होगी वो नज़र आ जाएगी, टेम्परिंग उसके ऊपर नज़र आ जाएगी, और वो टेम्परिंग जब पकड़ी जाएगी तो फिर बचने का रास्ता बंद हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन भी अब खैर मना ले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नाज़रीन एक और दरख्वास्त कर दी, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट दरख्वास्त है। उन्होंने कहा जी ये जो मामला है ना, ये जो नैब केस वाला चल रहा है अदालत में, काजी फ़ायद ईसा साहब की अदालत में, जहाँ पे इमरान खान साहब पेश हुए थे, आपको याद होगा, फ़ोटो बाहर आ गई, बाद में क्लिप आ गया। ये मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा से ये उठाया और उसमें दरख्वास्त दायर किया कि इसको लाइव दिखाया जाए। अब जब ये मामला चलेगा अदालत के अंदर तो रोला पड़ेगा। बात यह है कि काजी फ़ायद ईसा साहब को बड़ा शौक़ था कि कोर्ट रूम नंबर 1 की कार्रवाई जो है वो लाइव दिखाई जाए, और वो बार बार लाइव दिखाते थे और उसके ऊपर बड़े खुश भी होते थे और सबको बड़े फ़ख्र से बताते भी थे। तो अब लाइव दिखाइए ना जनाब, कैदी नंबर 804 भी बैठा हुआ है तो उसकी लाइव कवरेज कीजिए। जब लोगों की दिलचस्पी नहीं थी तब लाइव दिखाया जाता था, अब लोगों की दिलचस्पी है तो लाइव नहीं दिखाया जाता। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके लिए भी दरख्वास्त दे दी है, यानी हर लीगल फोरम को तहरीक इंसाफ इस्तेमाल कर रही है। 2 और बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं नाज़रीन, और ये दोनों जो हैं ये अदालतों से मुताल्लिक हैं। जजेस की तैनाती के मामले पे लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को आखिरी मौका दे दिया है, और उन्होंने कहा कि अगली पेशी से पहले जो जजेस हैं उनकी तैनाती कर दी जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी ऐसे ही मौका देना चाहिए, और उन्हें कहना चाहिए कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के 6 जजेस जो नॉमिनेट किए हैं चीफ जस्टिस ने, उनको फौरी तौर पे उनको नोटिफाई किया जाए ताकि सारे जजेस मिलकर ट्रिब्यूनल के अंदर इन केसेस को सुने। नंबर 1। नंबर 2, जो पंजाब हुकूमत को कहा गया है कि जो बाकी अदालतें हैं, खुसूसी अदालतें जिनमें दहशतगर्दी की कोर्ट्स हैं, उनके अंदर फौरी तौर पे जजेस तैनात किए जाएँ। वो बड़े अरसे से रोक रहे हैं क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी के जज लाना चाहते हैं, वो गैर जानिबदार जजेस को वहाँ पे नहीं चाहते, लिहाजा वहाँ पे भी वार्निंग दी है लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने। अब एक चीज़ और है जो मुझे कुछ रिपोर्टर्स ने बताया, उन्होंने कहा जी क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एक उसूली मौक़िफ़ पे खड़े हो गए हैं तो अब शायद कोशिश की जाएगी कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तरक्की देकर ले जाया जाए और उनकी जगह पे दूसरे चीफ जस्टिस को लाहौर हाई कोर्ट में ट्राई किया जाए। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जजेस तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। एक बात याद रखिएगा कि जो कोर्ट रिपोर्टर हैं वो ये कह रहे हैं कि काजी फ़ायद ईसा साहब पहले अक्सरियत में थे, अब अकलियत में आ गए अपनी अदालत में, यानी ज़्यादा जजेस की राय उनकी राय के ख़िलाफ़ है। तो ऐसे में उनको नए जजेस इंडक्ट करने पड़ेंगे जिनकी राय उनसे मिलती जुलती हो। तो अब वो कैसे करेंगे? अगर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस चले जाते हैं वहाँ पर इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर काजी साहब फिर अकलियत में रह जाएंगे, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। हाँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको क्यों नहीं ले जाया जा रहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में? उनको ले जाना चाहिए। अगर वो चले जाते हैं तो फिर पूरा सिनेरियो ही बदल जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, इन पर फिर बात करेंगे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।